नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 मार्च को होने वाले क्लास 8 के एग्जाम पेपर के लिए मैथ यानी कि गणित का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एग्जाम तक आप लोगों को डेली इसी तरह का एक एक सेट जो है एग्जाम पेपर के लिए एक एक सेट आप लोगों को मिलता रहेगा। मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों को डेली एक एक सेट मिलेगा, ठीक है। आप लोग बस हमारे चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहते हो तो एग्जाम पेपर में 80 से 90% मार्क्स जो है आप लोग आसानी से प्राप्त करोगे। यही सवाल एग्जाम पेपर में डायरेक्ट भिड़ेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। 90 से ज़्यादा मार्क्स आप लोग एग्जाम पेपर में लाओगे अगर हमारे चैनल में जुड़े रहोगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास 8 का कुल मिलाकर के 8 सेट हमारे चैनल में अपलोड हो चुका है। आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा और एग्जाम तक ऐसा ही सेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का सवाल है। पहला सवाल क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जो हम गिनते हैं 1 2 3 4। जब इस समूह में जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा हमारा 0। अगर आपको पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा है पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही उत्तर 0। नेक्स्ट सवाल कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए जैसे कि 5 है, 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/1। इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, ठीक है। 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है व्युत्क्रम। जब भी आपको व्युत्क्रम पूछे आपको उल्टा लिखना है, ठीक है। 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्योंकि जब दोनों को गुणा करेंगे ना कि 5 का व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा कितना 1/5। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल 1 होगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 3 कि 19 का वर्ग क्या होगा। एक सवाल एग्जाम पेपर में देता है वर्ग निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए। एक सवाल देता है घन निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए। तो यहाँ से सवाल बनता है 19 का वर्ग यानी कि 19 का स्क्वायर। जब 19 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 19 गुना 19 तो बनेगा आपका 361, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है। तो इसी तरह से सवाल एग्जाम पेपर में आता है। नेक्स्ट सवाल, वर्ग का उल्टा क्या होता है। वर्गमूल होता है। देख सकते हो प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि 900 का वर्गमूल। तो वर्गमूल जब भी आपको निकालने के लिए बोला जाएगा आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 30 है, तो यहाँ पर जब अंडर रूट हट जाएगा ना तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 30 का 1 30 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है, तो 30 का वर्ग 900 हो जाएगा। देख सकते हो 30 का वर्ग 30 गुना 30 हो जाएगा कितना 900 हो जाएगा। इसी तरह से, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल का उल्टा संबंध होता है। 900 का वर्गमूल 30 और 30 का वर्ग 900। 11 का घन, इसी तरह से घना और घनमूल का उल्टा संबंध। जैसे कि यहाँ पर पूछा है 11 का घना, तो 11 का घना यानी कि क्यूब, ठीक है। 11 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। 11 गुना 11 गुना 11, 3 बार मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 1331 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हो दिया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 6 कि 8/27 का घनमूल होगा। तो देखिए घना और घनमूल का उल्टा संबंध होता है। यहाँ पर पूछा है आपको कि 8/27 का घनमूल, तो यहाँ पर आपको त्रिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, और 27 का हो जाएगा आपका 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ से आपका आएगा, तीनों का एक त्रिक है देख सकते हो 2 का, तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर देख सकते हो 3 का एक त्रिक है तो 3 यहाँ से आएगा। तो 2/3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप ऑप्शन से डायरेक्ट निकाल सकते हो। घनमूल का उल्टा होता है घना, यानी कि 2/3 का घना, ठीक है। देख सकते हो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमारा बनेगा 8 और यहाँ से हमारा बनेगा 27, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो ऑप्शन से। 5 का क्यू लिखा हुआ है यानी कि घना निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। 5 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ से बनता है आपका 125, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है।
एक्स का पावर यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर याद रखिए घातांक का एक रूल है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो इसका उत्तर 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक संख्या दिया हुआ है ए बी का विस्तृत रूप आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। ए बी का विस्तृत रूप कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर बी जो है ना ये इकाई के स्थान पर है और ए जो है ना ये आपका दहाई के स्थान पर है, तो इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 ए हो जाएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से विस्तृत रूप होता है। दहाई के स्थान पर है तो 10 गुना करेंगे, इकाई के स्थान पर है तो 1 गुना करेंगे, फिर जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विस्तृत रूप ऑप्शन नंबर 1। कौन संख्या 3 से विभाज्य है? 120, 122, 119 या फिर 125? तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है? तो 120 हो जाएगा। देख सकते हो पहला जो ऑप्शन है 120। 120 को अगर 3 से भागा करेंगे तो पूरी भाग चला जाएगा। 3 चौका 12, 0 को उतारेंगे तो 0 यानी कि 40 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। और बाकी जो है 122, 119, 125 को 3 से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में एक पदी व्यंजक कौन सा है? तो देख सकते हो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हमारा अलग अलग पद होगा। ए एक पद है और ए एक पद है, यानी कि 2 पद है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन 2 में ए वाला है, तो यहाँ पर एक पद है, इसको एक पद बोलेंगे। ठीक है, 2xy तीनों मल्टीप्लाई में है, गुना में है, लेकिन जोड़ घटाव नहीं है। जोड़ घटाव होगा तो अलग अलग भाग होगा, ये हमारा एक पद होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक पदी व्यंजक। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में देख सकते हो 2 + x है, तो इसको एक पद मानेंगे, इसको एक पद मानेंगे क्योंकि बीच में जोड़ का चिन्ह है। इसी तरह से x - y है, ये एक पद है और ये एक पद है, यानी कि 2 पद है यहाँ पर। ठीक है, 12 नंबर का सवाल कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक। तो -2xy में संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर कौन सी संख्या गुना है? चर के साथ, xy के साथ -2 है, -2 गुना है xy के साथ, तो यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। a² - 2ab + b² का गुणनखंड। तो यहाँ पर देख सकते हो a² - 2ab + b² यानी कि a - b का होल स्क्वायर का जो एक फार्मूला है, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ए वाला है, a - b × a - b, क्योंकि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो अलग अलग 2 बार लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 14 नंबर का सवाल कि x² - 3, तो x² - 9 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बनेगा x का स्क्वायर और 9 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बनता है a² - b² के फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो x + 3 × x - 3 ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, तो इसी फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 15 कि 3x + 2 = 5 दिया हुआ है, x का मान कितना होगा? तो देखिए 3x को यहाँ पर रखेंगे, दाएं तरफ 2 को ले जाएंगे तो 5 - 2 हो जाएगा, +2 है, जब दाएं चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ से हमारा बनता है 3, और ये जो 3 है यहाँ पर x के साथ गुना है, जब दाएं चला आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हो 13 नंबर का जो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, देख सकते हो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर निकालने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसे निकाल सकते हो कि 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। तो कहाँ पर है? 15, 16, 17 को जोड़ेंगे तो 51 नहीं आएगा, 16, 17, 18 को जोड़ेंगे तो 51 आएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बस ऑप्शन से आप निकाल सकते हो। ठीक है, 16, 17, 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। 40 का कितना प्रतिशत 16 है? 40 का कितना प्रतिशत 16 है? तो देखिए 40 का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, x प्रतिशत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है मान।
40 का कितना प्रतिशत आपको पूछा है, तो 40 का x प्रतिशत लिखते हैं बराबर 16। तो 40 का x प्रतिशत यानी कि x बटा 100 बराबर 16। तो यहाँ से हमारा बनता है x बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इधर चला जाएगा 100, तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 40 भी दाएं तरफ चला जाएगा तो भागा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना है x के साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा फिर से 40, फिर से कितना आएगा, 40 आ जाएगा सॉल्व करने से। तो 40% आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। 40 का 40% 16 होता है, देख सकते हो, मैं यहाँ पर प्रूव करके दिखाता हूँ। 40 का 40%, 40 का 40% बराबर 16 होता है। कैसे होता है देखिए, 40 का 40%, तो 40 लिखेंगे गुना 40% यानी कि 40 बटा 100। एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे काटेंगे, 4 और 4 बच रहा है तो 16 होगा, देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से तो यहाँ पर 40 का 40% हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 50 आमों के समूह में 60% बिल्कुल आम पका हुआ है, तो पके हुए आमों की संख्या। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 50 आम है, 50 का 60% आम, 60% आम यहाँ पर पका हुआ है, ठीक है। तो 50 का 60% कितना होगा, 50 का 60%, 60% तो कितना हो जाएगा, 60% यानी कि 60 बटा 100। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो काटेंगे, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो काटेंगे, 5 और 6 बच रहा है यानी कि 30 आम, ठीक है। आमों की संख्या यहाँ पर 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 19, बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, x बराबर 1 दिया हुआ है, जबकि y बराबर 2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मान निकालने के लिए बोला गया है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। चलिए निकालते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और y का मान है -2 का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर तो -2 इंटू -2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बनता है 5, यहाँ से हमारा बनता है 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका देख सकते हो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर का सवाल। सात के घन का इकाई अंक क्या होगा, 7 के घन का इकाई अंक कितना होगा। 20 नंबर का सवाल, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, घना पूछा है, घना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने से 343 आएगा, और इकाई अंक यहाँ पर कितना है, 3 है। तो इकाई अंक आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 कि एक घड़ी का अंकित मूल्य यहाँ पर 2000 रुपया है, 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 2000 है, यहाँ से बट्टा मिलता है 10% यानी कि 10 बटा 100, ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो को काटेंगे, 20 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 200 रुपया, यानी कि 200 रुपये का आपको यहाँ पर बट्टा दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 2000 है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में से 200 को माइनस कर देंगे तो 1800 रुपया में आपको जो है घड़ी मिल जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 1800 रुपया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में देख सकते हो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल की ओर। 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा। 75 पैसा, यहाँ पर पैसा है, अनुपात में आपको लिखना है, अनुपात में, ठीक है, 2 रुपया, तो यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर रुपया है, तो क्या करेंगे, 75 पैसा रखेंगे, 2 रुपया को जो है कन्वर्ट कर देंगे पैसे में, यानी कि 200 पैसे हो जाएगा, ठीक है। 75 पैसे अनुपात 200 पैसे, तो इसको क्या करेंगे, सरलतम रूप में निकालेंगे, 75 बटे में 200 लिखेंगे, 25 से काटेंगे, 25 या 75 हो जाएगा, और 25 8 बार में 200 हो जाएगा, यानी कि 2:3, 3:8, 3:8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 2 परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्या होगी। याद रखिएगा, 2 परमीय संख्याओं के बीच आप जितने संख्या चाहोगे उतने संख्या निकाल सकोगे, यानी कि अनंत अनंत रूप से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस त्रिक कौन सा है, निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस क्या होता है, यदि 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो उसे कहेंगे पाइथागोरस त्रिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हो दिया हुआ है ना, 6, 8, 10, तो देख सकते हो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ये हो रहा है। कैसे हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, और 8 का हो जाएगा 8 8 64 बराबर 10 का हो जाएगा 100।
तो इधर भी शो हो रहा है और इधर भी शो हो रहा है, तो ये पाइथागोरस त्रिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 होगा सही उत्तर। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 25 नंबर का सवाल कि एक प्रेशर कुकर का मूल्य, अंकित मूल्य यहाँ पर 450 रुपया दिया हुआ है। एक प्रेशर कुकर का मूल्य यहाँ पर 450 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 360 रुपये में ये उपलब्ध है। प्रेशर कुकर जो है ना 360 रुपये में आपको मिल रहा है, लेकिन उसका अंकित मूल्य है 450 रुपये, लेकिन आपको मिल रहा है 360 में। तो बट्टे की राशि कितनी होगी? तो 450 में से 360 को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने से 90 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 90 रुपये का, बस आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 90 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन 3 होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की ओर कि 16 पेंसिल का मूल्य यहाँ पर 64 रुपया दिया हुआ है, तो 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीद पाओगे? तो देखिए 16 पेंसिल का यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है 64 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर 144 में आप कितना पेंसिल खरीद सकोगे? इस तरह से आप लिख सकते हो। जो 16 ऊपर वाला है, ऊपर वाला हमारा है पेंसिल, ऊपर वाला है हमारा पेंसिल, और नीचे हमारा है प्राइस, नीचे हमारा है प्राइस। तो 16 पेंसिल को खरीद सकोगे आप 64 रुपया में, तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीद पाओगे? बस आपको कोना कोना मल्टीप्लाई करना है, कोना कोना मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, 64 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे और 144 के साथ 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर x बराबर हो जाएगा 144 गुना 16 बटे में ये जो 64 गुना है बाएं तरफ, जब इसको दाएं तरफ ले आएंगे तो 64 हमारा नीचे हो जाएगा। 16 चौका 64 को काटेंगे और 144 को 4 से भागा करेंगे तो हमारा आएगा 36। तो 36 पेंसिल जो है खरीद सकेंगे। ठीक है, 36 पेंसिल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सीधा समानुपात में दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का सवाल। ये उल्टा है, यानी कि प्रतिलोम अनुपात में है। जैसे कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर 45 है। ठीक है, 45 है, व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितना है? 45। 45 दिन को किसी काम को करने में 13 दिन का समय लगता है। यहाँ पर समय लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है, और ऊपर में व्यक्तियों की संख्या, नीचे है हमारा समय। 45 बटा 13, और इधर आपका होगा कि 39 व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या ऊपर में लिखेंगे, नीचे x लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए किसी काम को अगर 45 आदमी 13 दिन में करता है, यहाँ पर आदमियों की संख्या को घटाया गया है, 45 से 39 कर दिया गया है, तो समय नहीं घटेगा, समय बढ़ेगा। जितना कम आदमी काम करेगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। ये उल्टा प्रतिलोम अनुपात में है, इसलिए इसको कोना कोना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको बस ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 45 के साथ 13 और 39 के साथ x, तब जो है हमारा उत्तर आएगा 45 गुना 13 बराबर 39 गुना x। ठीक है, 45 गुना 13 और 39 को इधर ले आएंगे तो बराबर हमारा x बचेगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 13 या 39 और 3 15 बार में 45, तो यहाँ पर हमारा बनता है 15, यानी कि इस काम को करने में 15 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन 4 होगा सही उत्तर। वर्ग के सभी भाज्यकणों का योग कितना होगा? किसी भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज, चाहे चतुर्भुज, चाहे पंचभुज, चाहे षडभुज, किसी भी बहुभुज के बाहर का जितने भी कोण है अगर सभी को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होता है। ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। 29 नंबर का सवाल देखिए। 29 नंबर का सवाल क्या है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी कि मूलधन उधार ली गई राशि 500 रुपये है, यहाँ पर रेट जो है 5% का रेट लग रहा है, समय 2 वर्ष के लिए लिया गया है, तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि साधारण ब्याज आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटे में 100, सभी को मल्टीप्लाई करना है, मूलधन, दर और समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन है हमारा 500 लिखेंगे, रेट है हमारा 5%, 5 लिखेंगे, समय है हमारा 2%, 2 लिखेंगे, बटे में 100। सॉल्व करेंगे, 2 0 2 0 ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर में बच रहा है 5 5 2, यानी कि 50 रुपये का हमारा जो है यहाँ पर इंटरेस्ट बनता है, यानी कि साधारण ब्याज बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन 3 होगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन 2D आकृति है। 2D आकृति कौन कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूँ। आयत, वर्ग, ठीक है, वृत्त, ये 2D आकृति होते हैं। ठीक है, ये 2D आकृति होते हैं, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, ये सब।
तो यहाँ पर आयत ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन 1 में है घनाभ, ऑप्शन 3 में है बेलन, ऑप्शन 4 में शंकु। तो ये 3D है, 3D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयलर सूत्र कौन सा है? आयलर सूत्र को याद रखिएगा। आयलर जो सूत्र होता है F+V बराबर होता है E+2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। यहाँ से सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में पूछता है। ठीक है, मैं आज जो आप लोगों को सवाल बता रहा हूँ ना, यही सवाल एग्ज़ाम पेपर में भिड़ेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहोगे तो एग्ज़ाम में 90 से ज़्यादा मार्क्स लाओगे, अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो। ठीक है, एक एक सवाल आप लोगों को हल किया जा रहा है, आप लोगों के लिए हल किया जा रहा है। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इससे पहले कुल मिलाकर के 8 वीडियोज़ देख चुके हैं क्लास 8 के लिए। ठीक है, और ऐसा ही पेपर आप लोगों को एग्जाम तक मिलता रहेगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 सवाल है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ लिखेंगे, पहला विकर्ण है हमारा 24 जबकि दूसरा विकर्ण है 10। मल्टीप्लाई करेंगे, दो से काटेंगे, 2 12 में जाएगा 24, 12 गुना 10 यानी कि 120 होगा। 120 कहाँ है? ऑप्शन डी में है, देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू A+B इंटू H। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बनता है हाफ और A+B यानी कि जो 2 भुजा दिया हुआ है दोनों का जोड़, 6 और 8 दिया हुआ है, तो 6 जोड़ 8 लिखेंगे, गुना H है 5, बस हाफ लिखेंगे। यहाँ पर 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा। 2 7 बार में 14 काटेंगे, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 हो जाएगा हमारा उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हो 1 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का सवाल कि घना का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? याद रखिएगा, घना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6L²। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। एक बेलन की त्रिज्या यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRH। ठीक है, तो 2 हो जाएगा हमारा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा हमारा यानी कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और H यानी कि ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 10। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 को काटेंगे, 2 22 2 10, सभी को गुना करेंगे तो 880 हो जाएगा। ठीक है, 880 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हो दिया हुआ है। बस आपको फार्मूला याद रखना है 2πRH। आगे बढ़ते हैं। एक घना की भुजा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घना का आयतन, तो देखिए घना का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू। ठीक है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है भुजा को, भुजा गुना भुजा गुना भुजा यानी कि L³ कह सकते हो। ठीक है, 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बनता है 512, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर। 37 नंबर का सवाल कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है क्रमशः 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन, तो देखिए बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है πr²H। ठीक है, तो पाई का मान डालेंगे 22/7, आर हो जाएगा हमारा त्रिज्या यानी कि 7, 7 गुना 7 क्योंकि R² है, और H हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 7 7 को काटेंगे। ठीक है, ऊपर में हो रहा है 22 गुना 7 गुना 10, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी तरह से 38 नंबर का सवाल कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। याद रखिएगा, घनाभ की जो आयतन होता है ना, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बस सभी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 6 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2 मीटर, तो यहाँ से हमारा बनता है 36। तो 36 हो जाएगा हमारा उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है। 39 नंबर का सवाल कि घना के कुल कितने किनारे होते हैं? तो घना का किनारा ये होता है, ये 4 किनारा, ये 4, 8 9 10 11 12, कुल मिलाकर के 12 किनारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। घना और घनाव का किनारा चाहे शीर्ष चाहे आपका फलक सेम होता है। ठीक है, दोनों का बराबर होगा। घन का कुल किनारा कितना है? 12, तो घनाव का भी 12 होगा।
4 का मिलान चिन्ह कौन सा होगा? तो 4 का मिलान चिन्ह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 यही होता है, ठीक है। वर्ग अंतराल 30 40 का वर्ग चिन्ह, जब भी आपको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, जैसे कि 30 और 40 यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आपको यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ करना है और 2 से भागा करना है, यानी कि इन दोनों का औसत आपको निकालना है। तो 70 ऊपर में बनेगा, 70 को 2 से भागा करोगे तो 35 आएगा, ठीक है। तो 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा और आपको माप निकालने के लिए बोला जाएगा तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 10 होगा, तो 10 हो जाएगा हमारा माप, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर का सवाल कि आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं। बहुत समय आंकड़ा दिया रहता है, जैसे कि 4 7 8 9 12 इस तरह का आंकड़ा रहेगा। यहाँ पर आपको जब परिसर निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो सबसे जो बड़ी प्रेक्षण है और सबसे जो छोटी प्रेक्षण है, इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। यही होता है परिसर। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, तो परिसर कहेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, वृत्त आलेख का दूसरा नाम होता है पाई चार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है। 45 नंबर का सवाल है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा। जब हम 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो यहाँ से हमारा हेड आ सकता है, यहाँ पर भी हमारा हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है और टेल हेड भी आ सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के 4 परिणाम यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, 4 परिणाम। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए, जब हम पासा को फेंकेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, यानी कि कुल परिणाम हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, प्रायिकता कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, यानी कि सम संख्या यहाँ पर 3 बार आ सकता है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, क्योंकि सम संख्या आने की प्रायिकता निकालने के लिए बोला गया है। तो ऊपर में 3 होगा, नीचे कुल परिणाम होगा 6, इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रायिकता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हो दिया हुआ है। 47 नंबर का सवाल कि एक थैले में 4 नीली गेंद है, एक थैला है और 4 यहाँ पर नीली गेंद है, 2 हरी गेंद है और 5 काली गेंद है, ठीक है। कुल मिलाकर के 5 4 9 यानी कि 2, कुल मिलाकर के 11, कुल गेंदों की संख्या यहाँ पर 11 है। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, बिना देखे गेंद यहाँ से निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद पीली हो। तो यहाँ पर पीली गेंद तो नहीं है, तो पीली गेंद यहाँ पर नहीं है, तो प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही उत्तर, 0 हो जाएगा, 0/11 यानी कि 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीली गेंद नहीं है, तो पीली गेंदों की प्रायिकता 0 होगी। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, ठीक है, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0, ठीक है। इसी तरह से ये मूल बिंदु जो काटता है 0 0, एक्स का भी 0 होता है और वाई का भी 0 होता है। यहाँ पर 3 और -3 और -4 का चतुर्थांश पूछा है। तो चतुर्थांश के बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब हम एक्स निर्देशांक खींचते हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक खींचते हैं, तो यहाँ पर जो बनता है ना, यहाँ पर प्लस प्लस आता है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ठीक है। और इधर होता है हमारा माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है, और यहाँ पर हमारा माइनस 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 ये तृतीय चतुर्थांश, और इधर होता है आपका प्लस माइनस, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसी तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोनों साइड माइनस है, प्लस -3 -4 है, तो यहाँ पर बनेगा आपका 3 में बनेगा, दोनों माइनस है, एक्स का भी माइनस है और वाई का भी माइनस में है, ठीक है, दोनों ऋणात्मक में है। तो चतुर्थांश 3 में आपका जो है यहाँ पर बिंदु बनेगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पर +2 है और -5 है। कोटि आपको पूछा है, कोटि का मान याद रखिएगा, ये हमारा होता है जो एक्स निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक ये भुज होता है, और जो वाई निर्देशांक होता है ये हमारा कोटि होता है। कोटि पूछा है तो -5 होगा। अगर यहाँ पर आपको भुज पूछता
तो +2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोटि कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये था 50 VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।